सन 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच एक और जंग का आगाज हो रहा था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल नंदा ने यह ठान लिया था कि आने वाली जंग में भारतीय नौसेना भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। सन 1971 भारत और पाकिस्तान की जंग में भारत की जीत और बांग्लादेश की आज़ादी में भारतीय नौसेना ने एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। ये वीडियो सीरीज भारतीय नौसेना की प्लानिंग और ऑपरेशन को विस्तार पूर्वक बताती है। प्लानिंग फेज, चेंजिंग द नेवीज माइंडसेट, भारतीय नौसेना के नज़रिए को बदलने की कोशिश। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले जितनी भी जंग लड़ी गई उनमें भारतीय नौसेना ने हिस्सा नहीं लिया। यहाँ तक कि 1965 की जंग में भारतीय नौसेना को पाकिस्तानी नौसेना से भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसका एक बहुत बड़ा कारण था भारतीय नौसेना की भूमिका एक डिफेंसिव रोल में थी। भारतीय नौसेना को केवल अपने बेड़ों की सुरक्षा करनी थी और उन्हें दुश्मन पर हमला करने की अनुमति नहीं थी। इसका लाभ दुश्मन की नौसेना ने उठाया। इससे भारतीय नौसेना की आन और प्रतिष्ठा को भारी ठेस पहुंची। यहाँ तक कि भारतीय नौसेना के युद्ध में भाग लेने की क्षमता पर भी सवाल उठने लगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल नंदा ने यह ठान लिया कि इस बार भारतीय नौसेना के आलोचकों को गलत साबित करेंगे। उन्होंने नौसेना में एक विशेष प्लानिंग टीम का गठन किया और कहा कि दुश्मन से खतरे और उनकी क्षमता का विश्लेषण करके ऑपरेशन की रणनीति बनाए। उनकी सोच थी कि भारतीय नौसेना आक्रामक तरीके से दुश्मन के बेड़ों पर हमला करने के अवसर ढूंढे। भारतीय नौसेना की विशेष प्लानिंग टीम ने एडमिरल नंदा को विस्तार पूर्वक रिपोर्ट बनाकर दी। एडमिरल नंदा ने रिपोर्ट पढ़ी, लेकिन वो रिपोर्ट उनकी अपेक्षा पर खरी नहीं उतरी, क्योंकि एक बार फिर से उनकी विशेष प्लानिंग टीम ने बहुत ही डिफेंसिव यानी बचावकारी योजना बनाई थी। उसका मुख्य कारण था 1965 की जंग में नौसेना पर हुए नुकसान से बना उनका नज़रिया। उनकी योजना थी कि इस बार भी 1965 की तरह भारतीय नौसेना बॉम्बे और सौराष्ट्र का बचाव करे, ताकि दुश्मन एक बार फिर से घुसकर हमला न कर पाए, विशेषकर कराची बंदरगाह पर हमला करने के लिए, क्योंकि दुश्मन ने कराची बंदरगाह को एक किले की तरह सुरक्षा दी थी। अगर भारतीय नौसेना कराची बंदरगाह पर हमला करती है तो भारी नुकसान होने की संभावना थी। कराची बंदरगाह की सुरक्षा के लिए उन्होंने मनोरा पॉइंट पर 16 इंच की तोपें, पास में ही पाकिस्तानी वायुसेना के 2 हवाई अड्डे और साथ में पाकिस्तानी नौसेना के जंगी जहाज और पनडुब्बियां भी तैनात थी। नौसेना की टीम के साथ अच्छी बहस हुई। एडमिरल नंदा ने योजना को आक्रामक बनाने के लिए वॉर गेम का निर्णय लिया। वॉर गेम में जिन सवालों का जवाब खोजा जाना था वो थे: भारतीय नौसेना कराची सहित दुश्मन के सभी बंदरगाहों पर हमला करती है तो उनका युद्ध पर क्या प्रभाव होगा और उनको कितनी सफलता और कितना नुकसान होने की संभावना है। साथ ही हमले के बाद दुश्मन की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है और क्या नौसेना उस प्रतिक्रिया का जवाब देने में सक्षम है। वॉर गेम से ही यह निष्कर्ष निकला कि कराची बंदरगाह एक किले की तरह सुरक्षित है। भारतीय नौसेना सिर्फ एक ही तरीके से सफलतापूर्वक हमला कर सकती है और वो तरीका है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, यानी अचानक हमला। यदि भारतीय नौसेना दुश्मन की अपेक्षा के विपरीत अचानक हमला करने में सफल होती है तो उन्हें कराची बंदरगाह की सुरक्षा को भेदने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन हमला शुरू होने के बाद और दुश्मन को हमले की खबर मिलते ही उनकी वायुसेना के जंगी जहाज भारतीय नौसेना के बेड़ों पर टूट पड़ेंगे। ये भारतीय नौसेना पर बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। पर दुश्मन के जंगी जहाज जो कराची के पास मौजूद थे उनमें एक बहुत बड़ी कमी थी। इन जंगी जहाज़ों में रात को समुद्र के अंदर देखने की क्षमता नहीं थी। इसी का फायदा भारतीय नौसेना ले सकती थी।
भारतीय नौसेना की प्लानिंग टीम ने ये रणनीति बनाई कि डी डे यानी जिस दिन जंग शुरू हो उसी दिन सूरज ढलते ही भारतीय नौसेना का जंगी बेड़ा अपने अड्डों से कूच करे, बीच रात लगभग 12 बजे अपने निर्धारित लोकेशन पर पहुंचे और एक साथ हमला करे। अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करके वापस अपने अड्डों की तरफ निकले। उनके लिए ये बहुत जरूरी होगा कि वो दुश्मन के जंगी जहाजों की सीमा 150 नॉटिकल माइल्स के बाहर सूरज निकलने से पहले निकल जाएं। इस हमले की सफलता का बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि दुश्मन की नौसेना कराची के बंदरगाह की सुरक्षा में ही उलझ कर रह जाएगी। वो ज्यादा से ज्यादा छुटपुट हमले ही कर पाएगी। इससे युद्ध के दौरान पाकिस्तानी नौसेना की भूमिका सीमित होकर रह जाएगी और भारतीय नौसेना का दबदबा कायम हो जाएगा। इसके परिणाम में भारत पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान के बीच नेवल ब्लॉकेड यानी नाकाबंदी करने में सफल हो जाएगा, जिससे पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को हथियार और सैन्य संसाधन नहीं पहुंचा पाएगा। एडमिरल नंदा की भारतीय नौसेना की स्ट्रेटेजिक फोर्स के रूप में देखने की सोच का एक सकारात्मक प्रभाव पूरे युद्ध में देखने को मिला। रिस्पॉन्स असेसमेंट, दुश्मन की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन। भारतीय नौसेना की विशेष प्लानिंग टीम ने यह निर्धारित किया कि दुश्मन की नौसेना की सबसे बड़ी ताकत थी उनके समुद्र के अंदर से हमला करने की क्षमता, यानी उनकी पनडुब्बियां। पाकिस्तान नौसेना के पास कई तरह की पनडुब्बियां थी, जिसमें 3 डेफिले क्लास की पनडुब्बियां थी जो कि फ्रांस ने उन्हें बनाकर दी थी। ये उस समय की सबसे आधुनिक पनडुब्बियां थी, जिन्हें पाकिस्तान नौसेना ने 1970 में शामिल किया था। पीएनएस हंगर, पीएनएस शुशुक, पीएनएस मैंग्रो। ये पनडुब्बियां इतनी आधुनिक थी कि भारतीय नौसेना का कोई भी जंगी जहाज इन्हें टक्कर देने में सक्षम नहीं था। ये भारतीय नौसेना के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन इन पनडुब्बियों में बहुत बड़ी कमी ये थी कि ये ज़्यादा दूर जाकर हमला करने में सक्षम नहीं थी। इसके परिणाम में भारतीय नौसेना को इन पनडुब्बियों से सिर्फ पश्चिम से ही खतरा था। पूर्व में बंगाल की खाड़ी में इन पनडुब्बियों से भारतीय नौसेना को कोई खतरा नहीं था। इन 3 पनडुब्बियों के अलावा पाकिस्तानी नौसेना के पास एक और पनडुब्बी थी जिसका नाम था पीएनएस गाजी। ये पनडुब्बी दूर जाकर भारत के किसी भी कोने पर हमला कर सकती थी। पीएनएस गाजी एक अमेरिकी पनडुब्बी थी जिसका नाम था यूएसएस डियाब्लो। इसे पाकिस्तान की नौसेना में 1963 में पीएनएस गाजी के नाम से शामिल किया गया। इस पनडुब्बी की हमला करने की सीमा बहुत अधिक थी। वो कराची से शुरुआत करके मद्रास से होते हुए बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना पर हमला करने की क्षमता रखती थी। पाकिस्तान के बेड़े में कुछ छोटी छोटी पनडुब्बियां भी शामिल थी जो बंदरगाहों के अंदर घुसकर भारतीय नौसेना के बेड़ों को नष्ट करने की क्षमता रखती थी। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय नौसेना को पाकिस्तानी पनडुब्बियों से जो खतरे थे वो थे पश्चिमी छोर पर 3 डेफने क्लास पनडुब्बी, अन्य छोटी पनडुब्बी और पूर्वी छोर पर पीएनएस गाजी।